हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोकसभा को अंडरस्टैंड करेंगे। लोकसभा पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड कर लिया था? राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब उसी तरीके से हम लोकसभा को भी थोड़ा सा इन डिटेल समझ लेते हैं। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस है। एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा में क्या होता है? स्टेट्स के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, वहीं दूसरी और क्या है हमारे पास? है लोकसभा। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। तो भारत के जो लोग हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि लोकसभा में उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। इसलिए लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रीड करते हैं। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। ठीक है, एंड वहीं अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? For the purpose of election, the entire country is divided into territorial constituencies of roughly equal population. One representative is elected from each constituency through universal adult suffrage, where the value of the vote of every individual would be equal to another. At present, there are 543 constituencies. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरी की पूरी कंट्री को, अगर या फिर अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन करवाने हैं, तो उस तरीके से क्या करना होगा? कंट्री को या स्टेट को इक्वल तरीके से डिवाइड करना होगा। और उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एरिया होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा टेरिटोरियल एरिया होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल रहते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमार्केट करते हैं, जब हम डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनेगी, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो? लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और वो कैसे चुना जाता है? राइट टू वोट के जरिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के जरिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन सबके पास क्या है? दे हैव अ राइट टू वोट। तो वो क्या करेंगे? वो अपने राइट टू वोट का यूज़ करेंगे, एंड वोट करने के बाद क्या करेंगे? जो व्यक्ति जीतेगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा, वो क्या हो जाएगा? वो इलेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एट प्रेजेंट हमारे पास क्या है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, और इसीलिए राज्यसभा में भी कितने मेंबर्स हैं? राज्यसभा में भी इसीलिए 543 मेंबर्स हैं, क्योंकि पूरे भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर जीतता है, और वही लीडर जा करके फिर लोकसभा का मेंबर बनता है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोकसभा क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। ठीक है, और डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। इसके लिए पूरी की पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और हर छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पीपल होते हैं। तो रफली इक्वल साइज के बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसीलिए लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? आज के टाइम में 543 मेंबर्स हैं। ठीक है, लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो हमें पता है कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है। राज्यसभा में अगर कोई भी मेंबर जाता है तो कितने साल के लिए जाता है? 6 ईयर्स के लिए जाता है। ये जस्ट हम लोगों ने इससे पिछले वाला जो टॉपिक है राज्यसभा का, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। तो लोकसभा में जो टेन्योर है वो कितने साल का है? 5 साल का है, एंड ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम है। तो क्या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है क्या जिसमें 5 साल के बियॉन्ड भी जा करके लोकसभा एग्जिस्ट करती हो? यानी कि लोकसभा 5 साल के बाद भी फंक्शन कर रही है 6 साल के लिए। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन है इमरजेंसी। ठीक है, तो जब भारत में, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है, सो उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में क्या हो सकता है? उस कंडीशन में पार्लियामेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल से 1 साल तक के लिए, 5 साल के बाद भी इंक्रीज़ कर दिया जा सकता है, और एक बार में 1 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जब आप देखोगे 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फिर लोकसभा का जो टेन्योर था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है,
तो लगभग अगर मैं सही हूँ तो 1975 ऑनवर्ड से लेकर के 1977 तक लगभग 2 बार जो है लोकसभा का टेन्योर इंक्रीज़ कर दिया गया एक एक साल से, एक एक साल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ 2 बार हुई थी 1975 में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। We have seen in the chapter on the executive that before the completion of the 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold the fresh elections. दो चीज़ें हैं देखो, पहली चीज़ है कि जब लोकसभा को 5 साल से बियॉन्ड भी इंक्रीज़ कर दिया जा सकता है उसका टेन्योर, तो वो तो हमने इमरजेंसी सिचुएशन देख ली, इमरजेंसी की। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बिना 5 साल कंप्लीट करे भी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 5 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है? वो ये कंडीशन है कि सपोज़ किसी गवर्नमेंट के पास थी मेजॉरिटी, किसी गवर्नमेंट के पास थी मेजॉरिटी, बट कुछ सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है, वो मेजॉरिटी लूज़ कर देती है, उसके कुछ मेंबर्स पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मेजॉरिटी लूज़ कर दी। ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स किसी और पार्टी में चले जाते हैं या इंडिपेंडेंट मेंबर बन जाते हैं सपोज़, तो क्या होगा, वो पार्टी लूज़ कर जाएगी मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए, 273 के आसपास सीट चाहिए, वो मेजॉरिटी लूज़ कर जाएगी, मतलब 273 सीट्स से कम सीट उसके पास हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो लोकसभा बनाई गई थी, ठीक है, जो लोकसभा बनाई गई थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसॉल्व का मतलब क्या है, भंग कर दिया जाएगा कि अब ये लोकसभा नहीं चलेगी और नई लोकसभा आएगी। तो जब नई लोकसभा आएगी तो क्या होगा, नई लोकसभा आएगी तो फिर उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये तो रही जब मेजॉरिटी, एक गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ कर देती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमने समझी कि लोकसभा को 5 साल के बियॉन्ड भी चलाया जा सकता है। ठीक है, और वो क्या है, वो है इमरजेंसी की सिचुएशन। ठीक है, वो हमने समझ ली। ठीक है, ये तो हो गया ऐड करने की बात। ठीक है, 5 साल की बियॉन्ड चलाने की बात। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है कि जब 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं उससे पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया? तो क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है? जी हाँ, जो अभी हमने रीड करा है उसमें वही कंडीशन दी हुई है। तो क्या बोला है यहाँ पर कि लोकसभा कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व कब कर दिया जा सकता है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, तो तब कर दिया जा सकता है अगर कोई भी पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। ठीक है, सपोज किसी गवर्नमेंट के पास क्या थी, किसी गवर्नमेंट के पास थी मेजॉरिटी, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी मेजॉरिटी को लूज़ कर देती है। ठीक है, उसके कुछ मेंबर्स उसकी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं या इंडिपेंडेंट मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी क्या हो गई, गवर्नमेंट के पास से मेजॉरिटी चली गई। अब इस कंडीशन में अगर सपोज़ कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट या मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर पा रही है, कोई दूसरी पार्टी आकर के ये नहीं बोल पा रही है कि हमारे पास 273 सीट्स है। ठीक है, अगर कोई दूसरी पार्टी 273 सीट्स के आसपास नहीं सिक्योर कर पा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उस लोकसभा को वहीं पर भंग कर दिया जाएगा, वहीं पर डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पर क्या होगा, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद एक नई लोकसभा आएगी। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन क्या है, ये बेसिकली तभी हो जाता है जब या तो पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दे, या कोई अगर कोई नई पार्टी भी अगर मेजॉरिटी लेकर ना आ पाए, कोई ऐसा कोलिशन भी ना आ पाए जो कि अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर सके। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर सपोज़ अगर कोई एग्जिस्टिंग कोलिशन है कोई। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कोई सपोज़ कोलिशन है, तो कोलिशन में क्या हो सकता है, कोलिशन यानी कि जब गठबंधन सरकार गिर जाती है, कैसे हो जाएगा ये तब हो जाएगा जब कोलिशन में से किसी एक पार्टी ने अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कोलिशन भी गिर जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में भी 5 साल से पहले ही जो लोकसभा है उसको भंग कर दिया जा सकता है, एंड दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं, एक नई लोकसभा का गठन कर दिया जा सकता है। समझ रहे हो? तो ये कुछ सर्टन सिचुएशन है। बात सिंपल सी इतनी है कि जब तक मेजॉरिटी है ना, जब तक मेजॉरिटी है तब तक लोकसभा चलेगी 5 साल तक, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे ही पार्टी ने मेजॉरिटी लूज़ करी या जैसे ही कोलिशन की मेजॉरिटी चली गई, वैसे ही लोकसभा को डिसॉल्व करना होगा और नई लोकसभा बनाई जाएगी।
समझ रहे हो? ठीक है, ये तो एक कंडीशन रही। साथ ही साथ में अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि वो लोकसभा को भंग कर दे एंड फ्रेश इलेक्शंस को होल्ड करे, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर भी क्या हो सकता है, नई लोकसभा को गठन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों बोलेंगे कि डिसॉल्व कर दो लोकसभा को? देखो, जब मेजोरिटी होगी प्रधानमंत्री की पार्टी के पास, तो प्रधानमंत्री अ, ये नहीं बोलेंगे, उस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे कि आप डिसॉल्व कर दो। क्यों? बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सब सारी मेजोरिटी उनके पास है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना सरकार को चलाने में। तो उस कंडीशन में ये चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ ज़्यादा होने की संभावना कोलिशन गवर्नमेंट में होती है। क्यों होती है? कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, हर अपनी कोलिशन पार्टनर को मनाना पड़ता है कि आप भी मान जाओ, तभी जा करके हम अपने डिसीजन को ले पाते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है उस टाइम पीरियड में, जब ये कोलिशन जो है ना, इस कोलिशन की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन एक दूसरे के साथ करना पड़ता है, बहुत एक तरीके से मनाना पड़ता है हर पर्टिकुलर पार्टी को, ठीक है, तभी जा करके कुछ बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। तो कुछ सिचुएशन के बाद ऐसा हो जाता है कि वो गवर्नमेंट नहीं चल पाती, ठीक है, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। डिसएग्रीमेंट्स की वजह से प्रधानमंत्री को लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब बहुत एक तरीके से हम लोगों ने इनको मना लिया, अब नहीं मनाने वाले, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि प्रेसिडेंट आप डिसॉल्व कर दो, हम सरकार नहीं चला पा रहे क्योंकि गठबंधन वाले हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जनरली क्या होगा, जो कोलिशन वाली जो ये जो सिचुएशन है, उस कंडीशन में ही प्रधानमंत्री जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम अपनी सरकार को नहीं चला पा रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को और एक नई इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाने के बाद जो भी पार्टी आएगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी, वो गवर्नमेंट चलाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जनरली हम लोग देखते हैं कि बात आ जाती है मेजॉरिटी वर्सेस कोलिशन की। मेजॉरिटी है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, 5 साल तक लोकसभा चलेगी। लेकिन अगर कोलिशन है, दिक्कतें आएंगी, 5 साल चलने में दिक्कतें आएंगी। एंड जनरली हो जाता है, बहुत बार हमने देखा है 1989 ऑनवर्ड से लेकर के 1998 तक कि 5 साल चलाने में बहुत मुश्किलें होती है और 1-2 साल के बाद ही डिसॉल्व कर दी जाती है लोकसभा और फिर नए इलेक्शन कराए जाते हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग ली, आइडिया लिया लोकसभा के बारे में, टेन्योर समझा, 5 साल का होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, वैसे तो मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि आपको ये चीज़ पता होगी, जहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन की बात आ जाती है ना, देखो, जहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है ना, उसके पास हमेशा रियल पावर होती है, उसके पास हमेशा रियल पावर होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमने पढ़ा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं। इसीलिए क्या है, इसीलिए हमने देखा कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं ना, तो इनके पास क्या है, इनके पास रियल पावर होती है कि नहीं होती है ना। वहीं दूसरी और क्या है, हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड है? नहीं, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इसीलिए कंपैरेटिवली इनके पास क्या है, इनके पास पावर नहीं है, इनको प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर समझी। सिमिलरली लोकसभा और राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पहली बात तो लोकसभा के पास कंपैरेटिवली राज्यसभा के मुकाबले ज़्यादा पावर्स है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर केवल और केवल लोकसभा ही डिसाइड करती है चीज़ों को। जैसे बजट, जैसे बजट का जितना भी मैटर है ना, उसमें केवल और केवल लोकसभा डिसाइड करेगी। राज्यसभा की उस पर राज्यसभा का कोई कंट्रोल नहीं है बजट के ऊपर, ठीक है। समझ रहे हो? ये इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में, बट आइडिया समझो मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है ना, लोगों ने डायरेक्टली चूज़ नहीं करा ना राज्यसभा के लोगों को, और लोकसभा के लोगों को डायरेक्टली चूज़ करा है। तो इसीलिए रियल पावर किसके हाथ में है? जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में है, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिस पर जिन इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल होगा और जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चूज़ करे जाएंगे ना, उन्हीं के पास ज़्यादा पावर्स भी होगी और रियल पावर्स भी होगी, इन कंपैरिजन टू दोज जिनको इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जा रहा है। जैसे अभी हमने राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात करी, तो इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए कंपैरेटिवली इनके पास क्या है, बहुत कम पावर्स है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास तो पावर ही नहीं है, जो सारी की सारी पावर इस्तेमाल करनी है तो कैसे करनी है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंगली। और वहीं राज्यसभा के पास भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर राज्यसभा के पास एज़ कम्पेयर टू लोकसभा बहुत कम पावर्स हैं, ठीक है।
समझ रहे हो? इसके बारे में हम तो और थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स को के बारे में और ज़्यादा समझ लेंगे एंड कंपैरिज़न भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, ठीक है? आई होप मैंने चीज़ें यहाँ तक क्लियर कर दी होगी, आइडिया क्लियर कर दिया होगा लोकसभा के बारे में, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे।